अध्याय 51 चाचा कबन। हाँ। एलेशिया ने शर्म से सिर हिलाया। किसी कारण से उसे लगा कि वह पहले ही ऐसा करने वाला था। चलो, बाहर जाने से पहले थोड़ा आराम कर लें, लॉरेंट ने बिस्तर पर लेटने से पहले उसे बताया। वह भी उस गाड़ी की सीट पर लंबे समय तक सोने के बाद इस बिस्तर की कोमलता का आनंद ले रहा था। हाँ, युवा मास्टर। एलेशिया ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी तरफ लेट गई, उसका चेहरा उससे दूर हो गया। वह अभी भी उलझन में थी कि अभी क्या हुआ। वह कमरे की दीवार को अचंभित होकर देख रही थी। लॉरेंट ने झपकी ली और जब उसने आंखें खोलीं तो दोपहर हो चुकी थी। चलो चलें, एलेशिया, लॉरेंट ने उसे आवाज लगाई। वह अभी भी बिस्तर पर सो रही थी। ठीक है, युवा मास्टर। एलेशिया ने बिस्तर से उठकर उसके पीछे बाहर चली गई। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं। उस नरम बिस्तर ने उसे और ज्यादा सोने के लिए मजबूर कर दिया। लॉरेंट और एलेशिया शहर की सड़कों पर टहलने से पहले सराय से बाहर निकल गए। आसमान पहले से ही काला हो रहा था और सड़क पर मौजूद रेस्तरां और स्टॉल पहले से ही अपनी लालटेन जला रहे थे। क्या आप जानते हैं कि मर्चेंट गिल्ड कहाँ है? हमें उनसे पूछना होगा कि शिपमेंट पहले ही आ चुका है या नहीं, लॉरेंट ने एलेशिया से पूछा, जब वह उसके सामने चल रहा था। वह बाएं दाएं देख रहा था, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मर्चेंट गिल्ड कहाँ है। मुझे याद है कि यह शहर के दूसरी ओर, पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में था, एलेशिया ने उसे उत्तर दिया। लानिका सिटी की तरह शेरून पोर्ट सिटी भी विभिन्न जिलों में विभाजित है। पोर्ट डिस्ट्रिक्ट शहर के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा घेरता है। यह दक्षिण में स्थित था और बंदरगाह इसके अंदर स्थित है। जिले के उस हिस्से में कई गोदाम थे, जिनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता था। जिस जिले में वे अभी थे उसे व्यापार और आवासीय जिला कहा जाता है। यहीं पर हर कोई रहता है, और यह लानिका शहर के व्यापारी जिले जैसा था। लॉरेंट और एलेशिया ने बीच रास्ते में गाड़ी से जाने का फैसला किया। अगर वे पोर्ट डिस्ट्रिक्ट तक पैदल जाते तो उन्हें बहुत समय लग जाता। कुछ ही मिनटों बाद वे व्यापारी संघ के सामने पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर सोने के सिक्के की एक बड़ी तख्ती लगी थी। जगह कई लालटेनों से जगमगा रही थी। लॉरेंट और एलेशिया ने प्रतिष्ठान में प्रवेश किया और उन्हें अंदर का सन्नाटा मिला। बाहरी दुनिया की तुलना में यह जगह इतनी शांत थी कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी था। उसने लॉरेंट की तरफ देखा, वह चौंक गया। लॉरेंट और एलेशिया यह देखकर उसकी तरफ बढ़े कि वह इस समय उपलब्ध एकमात्र रिसेप्शनिस्ट था। क्या यह आप हैं, लॉरेंट? दाढ़ी वाले आदमी ने आश्चर्य से पूछा। वह लॉरेंट को ऐसे देख रहा था जैसे वह उससे बहुत परिचित हो। अरे, आप कौन हैं? लॉरेंट यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि किसी ने उसे पहचान लिया। मेरा नाम कबन है। मैं तुम्हारे लाल बालों को पहचान नहीं सकता। यह वास्तव में तुम्हारे पिता के बालों से मिलते जुलते हैं। लॉरेंट को जवाब देते हुए कबन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताजा थीं। तुम मेरे पिता को जानते हो? लॉरेंट को वाकई आश्चर्य हुआ। उसके पिता वास्तव में लानिका शहर के सबसे धनी व्यापारी थे। यहाँ तक कि उनके यहाँ भी संबंध थे। हाँ, तुम्हारे पिता और मैं वास्तव में बहुत करीब हैं। हमने अतीत में कई बार व्यापार सौदे किए हैं, कबन ने उत्तर दिया। उसने छत की ओर देखा और लॉरेंट के पिता के साथ बिताए अच्छे पुराने दिनों को याद किया। यह तो बहुत बढ़िया है। तो क्या मैं आपको अंकल कबन कह सकता हूँ? लॉरेंट ने उत्साहित आंखों से कबन से पूछा। यह उसका पहला मौका था जब वह शहर के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था जो उसके पिता को पहचानता था, और वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। हा हा हा, यह बेहतर है।
चाचा कबन जोर से हंसे। लॉरेंट द्वारा उन्हें चाचा कहने की पहल से उन्हें वास्तव में संतुष्टि महसूस हुई। तो अंकल कबन, क्या दूसरे महाद्वीप से शिपमेंट यहाँ आया है? लॉरेंट ने सीधे पूछा। दूसरे महाद्वीप से आने वाले शिपमेंट बहुत कम हैं, इसलिए उनके बीच अंतर करना आसान है। ओह, क्या तुम्हें तुम्हारे पिता ने उस शिपमेंट से सामान खरीदने के लिए यहाँ भेजा था? चाचा कबन ने जिज्ञासा से पूछा। वह शिपमेंट ऐसी चीज थी जिसके बारे में उस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारियों को ही पता होना चाहिए। अगर लॉरेंट को पता था तो वह जानकारी सिर्फ उसके पिता से ही मिल सकती थी। हाँ, लॉरेंट को नहीं पता था कि अगर वह यह कहे कि उसे यहाँ उसके पिता ने नहीं भेजा है, तो क्या यह गलत होगा, इसलिए वह केवल सीधे चेहरे के साथ झूठ बोल सकता है। मैं समझ गया। शिपमेंट कल सुबह पहुंचेगा। यह बंदरगाह 14 पर पहुंचेगा। चाचा कबन ने उसे समझाने से पहले समझ में अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, अंकल कबन। लॉरेंट ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। रुको, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है? लॉरेंट के पीछे एलेशिया को खड़ा देखकर अंकल कबन खुद को पूछे बिना नहीं रह सके। हाँ, क्यों? लॉरेंट ने हैरानी से पूछा। क्या तुम्हें अपने पिता की अनुमति मिली? लॉरेंट से पूछते समय अंकल कबन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान खिल रही थी। नहीं। इस बार लॉरेंट उससे झूठ नहीं बोल सकता था। अगर वह वाकई अपने पिता के करीब था, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे नौकरानियां रखना पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पता था। चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पिता को नहीं बताऊंगा। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम सच में उनके बेटे हो। चाचा कबन जोर से हंस पड़े। लॉरेंट की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता नौकरानियां क्यों नहीं रखना चाहते? लॉरेंट ने उत्सुकता से भरे चेहरे से पूछा। यह ऐसी बात थी जो उसे जीवन भर परेशान करती रही थी। उसके पिता ने सिर्फ बटलर रखे थे, नौकरानियां कभी नहीं। उन्होंने लॉरेंट को अपना घर खरीदने से भी रोक दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे यह बात जान सको। बेहतर होगा कि तुम अपने बूढ़े पिता से पूछ लो। आखिरकार यह उनकी गलती थी। चाचा कबन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा जानता था जो लॉरेंट नहीं जानता था, और किसी कारण से यह उसके लिए मजेदार था। लॉरेंट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि इस बात के पीछे और भी कुछ कारण थे कि उसके पिता नौकरानियां क्यों नहीं चाहते थे। मातृवन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 52, जादूगर संघ का परीक्षण। ठीक है, धन्यवाद। लॉरेंट ने एलेशिया के साथ जाने से पहले विदाई ली। चलो अब जादूगर संघ में चलते हैं। लॉरेंट ने एलेशिया को बताया कि वह गाड़ी के अंदर सवार होने से पहले बाहर उनका इंतजार कर रहा था। वे जल्द ही एक प्राचीन दिखने वाली इमारत के सामने पहुंच गए। इसके दरवाजे के ऊपर एक साधारण जादू के घेरे की तख्ती लगी थी। इमारत के कुछ हिस्से काई से ढके हुए थे। यह स्पष्ट था कि यह इमारत यहाँ लंबे समय से खड़ी है। पूरे शहर में इस्तेमाल की जाने वाली लालटेनों के विपरीत, जो आग से जलती थीं, जादूगर संघ के सामने की लालटेनें शुद्ध सफेद रोशनी से चमक रही थीं। इसने इमारत को शहर में अलग ही रूप दिया। जादूगर संघ। लॉरेंट ने जोर से सांस ली। उसके अंदर उत्साह और प्रत्याशा का मिश्रण था। वह जानना चाहता था कि वह पहले अपना शौक आर्क क्यों नहीं डाल सका। उसके सवाल का जवाब आखिरकार यहाँ मिलेगा। वे जादूगरों के समूह में दाखिल हुए और अंदर से उन्हें हलचल भरी आवाजें सुनाई दीं। वहाँ टेबलें थीं जहाँ लबादे या लंबे लबादे पहने कई जादूगर एक दूसरे से गर्मागर्म बहस कर रहे थे। लॉरेंट और एलेशिया रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे।
वह एक युवा व्यक्ति था जिसने नीला लबादा पहना हुआ था। उस पर जादूगर संघ का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। यह बाहर लगे तख्ती के समान ही डिजाइन का था। शुभ संध्या। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराया। मेरे पास जादूटोना के बारे में प्रश्न हैं। मैं इसके उत्तर कहाँ पा सकता हूँ? लॉरेंड ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। ओह! क्या आप शायद एक शुरुआती जादूगर हैं? रिसेप्शनिस्ट को जल्दी ही समझ आ गया कि लॉरेंड सिर्फ एक नौसिखिया जादूगर है। आखिरकार, सिर्फ नौसिखिया जादूगर ही ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ। लॉरेंड ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। वहां पर हमारा एक पुस्तकालय है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए आपको जादूगर संघ का सदस्य होना होगा। रिसेप्शनिस्ट ने उनके दाईं ओर इशारा किया। वहां एक खुली लाइब्रेरी थी और कई जादूगर उसमें स्क्रॉल कर रहे थे। क्या मुझे टेस्ट देने की जरूरत है? लॉरेंड ने पूछा। कृपया मेरा पीछा करें। उसे जवाब देने के बजाय, रिसेप्शनिस्ट ने अपना पद छोड़ दिया और उन्हें रास्ता दिखाया। वह लॉरेंड और एलेशिया को इमारत के पीछे जाने वाले दरवाजे से अंदर ले गया। यह परीक्षण का मैदान है। तुम अपना जादू चलाओ और हम इसके आधार पर तुम्हारी क्षमताओं का आकलन करेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें समझाया। लॉरेंड के चेहरे पर दर्द था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे अपना जादू चलाना है। वह जादू चला भी नहीं सकता था। उसकी परीक्षा कैसे ली जा सकती थी? वह बस असफल हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? यदि आप अभी भी नहीं जानते कि जादू कैसे करना है, तो हम आपकी मन की शुद्धता और मात्रा का परीक्षण कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट को जल्दी ही समझ आ गया कि लॉरेंड किस बात से परेशान था। यह पहली बार नहीं था कि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो अभी तक जादू नहीं कर सकता था। तो फिर हम ऐसा करेंगे, लॉरेंड ने जवाब दिया। चूंकि वह अब अपना जादू नहीं चला सकता था, इसलिए उसे अपने मन की शुद्धता का परीक्षण करना चाहिए। युवा मास्टर। एलेशिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि लॉरेंड अब अपने लक्ष्य को छुए बिना अपना जादू नहीं चला सकता। उसे लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। चिंता मत करो, एलेशिया। मैं यह परीक्षा पास कर लूंगा। लॉरेंड ने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि एलेशिया को उसके जाने की चिंता है, इसलिए उसने उसे आश्वस्त किया। परीक्षण स्थल के चारों ओर रोशनी थी। उनसे बहुत दूर कई लक्ष्य थे। एक तरफ क्रिस्टल बॉल से सजी एक मेज थी। आपका नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट ने अजीब तरीके से पूछा। उसने लॉरेंड को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसका नाम नहीं जानता। लॉरेंड होरियल। लॉरेंड ने उत्तर दिया। लॉरेंड होरियल, आप उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ से पकड़ेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका हाथ उसके ठीक से संपर्क में है। उसके बाद, अपनी आंखें बंद कर लें। क्रिस्टल बॉल अपना जादू दिखाएगी। रिसेप्शनिस्ट ने लॉरेंड को निर्देश दिया। यह क्रिस्टल बॉल लॉरेंड की मन शुद्धता का परीक्षण करेगी और उसकी वास्तविक शक्ति का निर्धारण करेगी। मैं समझता हूँ। लॉरेंड ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह इस परीक्षण को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार, उसने पहले ही अपने मन को शुद्ध कर लिया था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या परिणाम मिलेगा। लॉरेंड टेबल पर रखे क्रिस्टल बॉल में से एक के पास गया और अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रख दिया। उसने एक सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। लॉरेंड ने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो पारदर्शी क्रिस्टल बॉल के अंदर एक भंवर दिखाई दिया। चमकीले इंद्रधनुषी रंग एक सर्पिल में गोल गोल घूम रहे थे। धीरे धीरे हल्की चटकने की आवाज आने लगी। क्रिस्टल बॉल के अंदर छोटी छोटी चिंगारियां दिखाई दे रही थीं। यह सब लॉरेंड के हाथों से आ रहा था। लॉरेंड के शरीर के अंदर,
उसने देखा कि बैंगनी बिजली का मान उसके दाहिने हाथ की ओर आकर्षित हो रहा है। वे धीरे धीरे उसके हाथ से बाहर निकल रहे थे, जिससे बिजली के आर्क क्रिस्टल बॉल के अंदर गिरने लगे। फिर क्रिस्टल बॉल का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। वह धीरे धीरे लाल और अपारदर्शी हो गई। एक शुरुआती जादूगर। रिसेप्शनिस्ट ने लाल रंग देखकर अपना सिर हिलाया। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लाल रंग का मतलब है कि लॉरेंड एक शुरुआती जादूगर है। रुको, यह रंग बदल रहा है। रिसेप्शनिस्ट लॉरेंड से बात करने ही वाला था कि उसने अपनी आंखों के कोने से क्रिस्टल बॉल का रंग बदलते देखा। वह हैरान रह गया क्योंकि रंग परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था। क्या आप पहले से ही एक सच्चे जादूगर हैं? रिसेप्शनिस्ट ने हकलाते हुए पूछा। क्रिस्टल बॉल अब नारंगी रंग की हो गई थी। उसे लगा कि लॉरेंड उसके साथ खेल रहा है, यह दिखावा करके कि वह सिर्फ एक शुरुआती जादूगर है। क्या? लॉरेंड हैरान रह गया। शुरुआती जादूगर से ऊपर का चरण जादूगर चरण या सच्चा जादूगर चरण है, जिससे अंतर करना बहुत आसान है। उसे शुरुआती जादूगर बने 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था। यह अजीब था कि वह पहले से ही सच्चा जादूगर होगा। सर, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट गुस्से से भरे चेहरे के साथ लॉरेंड की ओर बढ़ा। उसे अपमानित महसूस हुआ कि लॉरेंड ने एक नौसिखिया जादूगर होने का नाटक किया। वह मन ही मन हंस रहा होगा कि उसने उसे धोखा दिया। नहीं, नहीं, नहीं। मैं नहीं था। मैं कुछ दिन पहले ही एक शुरुआती जादूगर बना हूं। लॉरेंड ने खुद को आरोप से बचाया। इस समय तक प्रशिक्षण मैदान में मौजूद कई कर्मचारी और अन्य जादूगर उनकी दिशा में घूर रहे थे। वे चर्चा में एक दूसरे की ओर फुसफुसा रहे थे। ओह, कृपया। पावर क्रिस्टल बॉल एक जादुई कलाकृति है, जिसे जादूगरों के समूह द्वारा डिजाइन और परिपूर्ण किया गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे यह खराब हो जाए। रिसेप्शनिस्ट ने आंखें घुमाईं। वह खुद को इतनी आसानी से फायदा उठाने नहीं देगा। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 53, गिल्ड मास्टर से मुलाकात। इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी एक और परीक्षा बाकी है। क्यों न मैं वह भी ले लूं ताकि मैं आपको साबित कर सकूं कि मैं अभी भी सच्चा जादूगर नहीं हूं। लॉरेंड ने रिसेप्शनिस्ट से मोलतोल किया। ठीक है, लेकिन यदि आप वास्तव में सच्चे जादूगर थे, तो आपकी जादूगर गिल्ड सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। रिसेप्शनिस्ट ने सच में सोचा कि लॉरेंड वास्तव में एक सच्चा जादूगर था। उसने सोचा कि सदस्यता को दांव पर लगाकर, वह पीछे हट जाएगा। आखिरकार, जादूगर गिल्ड का सदस्य होने के कई फायदे हैं। महाद्वीप का कोई भी जादूगर उस प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं था। मुझे अच्छा लगता है। लॉरेंड ने बहादुरी से अपना सिर हिलाया। वैसे भी वह गिल्ड का सदस्य नहीं था, और उसे पूरा भरोसा था कि यह अगला परीक्षण वास्तव में साबित कर देगा कि उसके पास कितनी ताकत है। अरे, क्या सबने सुना? कृपया मेरे गवाह बनो। रिसेप्शनिस्ट ने हंसते हुए इधर-उधर देखा। भले ही लॉरेंड बाद में इनकार करना चाहता था, लेकिन यहाँ कई गवाह थे। अब यह तय हो गया है। उस टेबल पर एक लंबा रूलर है। आपको जो करना है, वह यह है कि अपने शरीर से अपने हाथ में मैना को इकट्ठा करना है, और रूलर के सिरे को पकड़कर उसे अंदर धकेलना है। रिसेप्शनिस्ट ने लॉरेंड को समझाया। यह दूसरा परीक्षण होगा जो उसके मन की मात्रा का परीक्षण करेगा। मूल रूप से, यह रिकॉर्ड करता है कि उसके पास कितना मन है। मैं समझता हूँ। लॉरेंड ने अपना सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले रूलर के सिरे को पकड़ लिया। रूलर 1 से 100 तक शुरू हुआ। हालांकि रूलर पहले से ही औसत रूलर से लंबा था,
फिर भी संख्याएं छोटी थीं। लॉरिंड ने अपने शरीर के अंदर मौजूद सारी बैंगनी बिजली की मैना को अपने हाथ में इकट्ठा कर लिया। उसने फिर से गहरी सांस ली और फिर अपने दांत पीसते हुए सारी मैना को रूलर में धकेल दिया। रूलर उस छोर से चमकने लगा जहां से लॉरिंड ने उसे पकड़ा हुआ था। रूलर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर वन निशान पर आकर रुक गया। 1-1। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से रूलर की तरफ देखा। जब उनके आसपास खड़ी भीड़ ने उसकी बातें सुनी, तो वे सभी असमंजस में पड़ गए। आप पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक शुरुआती जादूगर को 3 अंकों पर रुक जाना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए 1 अंक अजीब नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉरिंड के पास एक सच्चे जादूगर की तरह ही मन की शुद्धता थी। इसका कोई मतलब नहीं था। क्यों? लॉरिंड खुद भी हैरान था। उसे रूलर पर 3 निशानों का सटीक निशान होना चाहिए था। यह जादू के बारे में किताबों में पढ़ी गई बातों के अनुसार था। जल्दी गिल्ड मास्टर को बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट ने दूसरे गिल्ड स्टाफ पर चिल्लाया। स्टाफ ने सिर हिलाया और तुरंत अंदर भागकर तथाकथित गिल्ड मास्टर को बुलाने चला गया। सभी लोग, हम आपसे यहीं रहने का अनुरोध करना चाहेंगे। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा भी नहीं था। परीक्षण स्थल के अंदर मौजूद सभी लोग असमंजस में एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फिर भी, उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर मामला चल रहा है। क्या हो रहा है? लॉरिंड ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। लॉरिंड को मिले 1 अंक को देखकर वह अचानक गंभीर हो गया। चलो गिल्ड मास्टर का इंतजार करते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया। लॉरिंड केवल एलेशिया के साथ इंतजार कर सकता था। कुछ ही देर में एक लंबा आदमी, जिसके बाल पीछे की ओर लटके हुए थे, परीक्षण स्थल पर आया। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह कम से कम 20 साल का होगा। उसने एक लंबी छड़ी पकड़ी हुई थी, जिसके ऊपर एक बड़ा नीला रत्न लगा हुआ था। यह क्या है, क्रियोल? आदमी ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। गिल्ड मास्टर। जवाब देने के बजाय, रिसेप्शनिस्ट गिल्ड मास्टर के पास गई और उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। अच्छा ऐसा है। गिल्ड मास्टर ने लॉरिंड की ओर अपना सिर घुमाने से पहले सिर हिलाया। तो आपका नाम लॉरिंड है? गिल्ड मास्टर ने पूछा, जिस पर लॉरिंड ने अपना सिर हिलाया। क्या आप जादूगर संघ के एक विशिष्ट सदस्य बनना चाहते हैं? भले ही आप अभी भी एक शुरुआती जादूगर हैं, फिर भी आपको एक सच्चे जादूगर के लाभ मिलेंगे। यह तब भी लागू होता है, जब आप भविष्य में सच्चे जादूगर बन जाते हैं। आपको एक उच्च जादूगर के लाभ भी मिलेंगे, इत्यादि। गिल्ड मास्टर ने लॉरिंड से पूछा और एलीट सदस्य होने के फायदे बताए। इस समय तक, भीड़ एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थी। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। आप मुझे विशिष्ट सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं? लॉरिंड हैरान था। अभिजात वर्ग के सदस्य होने के फायदे सच होने से बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, इसलिए वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे साथ अंदर आओ। गिल्ड मास्टर ने परीक्षण स्थल के अंदर अन्य लोगों पर नजर डाली और फिर लॉरिंड को अपने पीछे आने का इशारा किया। क्रियोल, उनसे रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाओ। गिल्ड मास्टर ने जादूगर गिल्ड में प्रवेश करने से पहले रिसेप्शनिस्ट को आदेश दिया। जी श्रीमान। रिसेप्शनिस्ट, या यूं कहे कि क्रियोल, ने सलामी में अपना सिर हिलाया। उन्होंने परीक्षण स्थल के अंदर मौजूद लोगों की ओर देखा और उन्हें सार्थक दृष्टि से देखा। तुमने गिल्ड मास्टर को सुना? क्रियोल ने उनके सामने अपने कंधे उचका दिए। भीड़ केवल उसके शब्दों का पालन कर सकती थी और जादूगर गिल्ड द्वारा किए गए रक्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकती थी। अंत में, उन्हें इस घटना के बारे में चुप रहने का आदेश दिया गया।
क्रेओल को यह एहसास नहीं हुआ कि एक छाया चुपचाप भीड़ को चीरती हुई निकल गई और चुपचाप परीक्षण स्थल की दीवारों को फांद कर निकल गई। जादूगर गिल्ड के अंदर लॉरेंट गिल्ड मास्टर के कार्यालय में बैठा था। गिल्ड मास्टर लॉरेंट और एलेशिया के सामने अपनी मेज पर बैठा था। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रॉन गार्ने है। मैं इस शहर का मैज गिल्ड ब्रांच गिल्ड मास्टर हूँ। गिल्ड मास्टर ने लॉरेंट को अपना परिचय दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, सर। मेरा नाम लॉरेंट होरियल है। लॉरेंट ने हाथ मिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह अपने सामने खड़े इस आदमी से बहुत प्रभावित था। जादूगरों के गिल्ड का ब्रांच गिल्ड मास्टर होने का मतलब है कि वह एक बड़ा आदमी था। अपनी एक उंगली के इशारे से वह शहर के सभी जादूगरों को इकट्ठा कर सकता था। तो लॉरेंट, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं? गिल्ड मास्टर ने विश्वास भरी मुस्कान के साथ लॉरेंट से पूछा। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 54 गिल्ड मास्टर का प्रस्ताव। कृपया पहले मुझे यह बताएं कि आप मुझे जादूगर संघ का विशिष्ट सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं। मैं तो बस एक नौसिखिया जादूगर हूँ। लॉरेंट ने गिल्ड मास्टर से गंभीरता से पूछा। उसने नहीं सोचा था कि उसे यह मुफ्त में मिलेगा। तुम ग्रैंड मैज बास्कलाइट के समान हो। उसके पास भी उससे कहीं ज्यादा मैना शुद्धता थी जितनी होनी चाहिए थी। अगर तुम्हें नहीं पता, तो ग्रैंड मैज आर्क मैज से ऊपर होता है। इसका मतलब है, वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी राज्य की छत को थामे रख सकता था। गिल्ड मास्टर ने लॉरेंट को समझाया। उसे उम्मीद थी कि लॉरेंट भी बास्कलाइट की तरह ग्रैंड मैज बनेगा, इसलिए वह उसे लाभ देने को तैयार था। दूसरे शब्दों में, आप मेरी वफादारी चाहते हैं। लॉरेंट को अंदाजा हो गया था कि उसके शब्दों का क्या मतलब था। अगर उसने अभी इन लाभों को स्वीकार कर लिया, तो वह अब जादूगर संघ के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकता था। लॉरेंट के लिए, यह ऐसी चीज थी जो भविष्य के लिए उसकी योजनाओं के खिलाफ जाती। हाँ। अब जब तुमने यह कह दिया है, तो चीजें आसान हो गई हैं। हालांकि, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जादूगर संघ तुम्हें कुत्ते की तरह आदेश नहीं देगा। हम तुम्हारी मदद सिर्फ तभी चाहते हैं, जब जादूगर संघ मुसीबत में हो। लॉरेंट की बातें सुनकर गिल्ड मास्टर मुस्कुराया। उसने लॉरेंट की चिंता को कम करते हुए उसे बताया कि एक बार जब वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा तो वह जो करेगा वह बहुत सरल है। यह सचमुच एक अच्छा प्रस्ताव है। लॉरेंट इतना अच्छा प्रस्ताव सुनने के बाद मना नहीं कर सका। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जादूगरों का संघ कभी मुसीबत में पड़ जाए। आखिरकार यह एक ऐसा संघ था जो पूरे महाद्वीप को कवर करता था। उसे मूल रूप से मुफ्त में लाभ मिल रहा था। आप क्या कहते हैं? गिल्ड मास्टर ने अपनी बाहें मेज पर टिका दी और अपना चेहरा लॉरेंट के करीब ले आया। मैं सहमत हूँ। लॉरेंट ने बिना किसी संदेह के अपना सिर हिलाया। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ जीतने वाला वही है। बहुत बढ़िया। वैसे, आपकी प्रतिक्रिया इस सीकिंग क्रिस्टल बॉल का उपयोग करके रिकॉर्ड की गई थी। गिल्ड मास्टर ने उस क्रिस्टल बॉल को टैप किया जो इस पूरे समय डेस्क पर रखी हुई थी। यह अपने आसपास के डी स्पेस में हरकतों को रिकॉर्ड करने में सक्षम थी। मैं समझता हूँ। लॉरेंट ने अपना सिर हिलाया। यह गिल्ड मास्टर के लिए यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि लॉरेंट सौदे का पालन करेगा। अन्यथा, उसके पास भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबूत होंगे। यह आपका जादूगर गिल्ड पिन है। यदि आप चाहें, तो हमारे पास वर्दी है, जिसे आप पहन सकते हैं। गिल्ड मास्टर ने लॉरेंट को एक पिन दी। यह उसी पिन के समान थी जिसे रिसेप्शनिस्ट ने पहले पहना था, लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंतर थे। सबसे पहले, यह पिन नीले रंग की थी, जबकि रिसेप्शनिस्ट ने जो पिन पहना था वह सफेद रंग की थी।
दूसरा, मैजिक सर्कल के केंद्र में एक स्टार आरेख था। वह पिन दूसरों को बताएगा कि आप गिल्ड के एक एलीट सदस्य हैं। इसमें यह भी शामिल है कि आप कौन से जादूगर हैं। उदाहरण के लिए, आपके पिन पर जादू के घेरे में 8 भुजाएं हैं। इसका एक भाग हाईलाइट किया गया था। इससे पता चलता है कि आप एक शुरुआती जादूगर हैं। जहां तक मेरा सवाल है, इसे देखिए। गिल्ड मास्टर ने लॉरेंट को विस्तार से समझाया। उसने अपने लबादे पर लगी पिन निकाली और चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसे लॉरेंट को दिखाया। 4. आप एक महारथी जादूगर हैं। लॉरेंट ने चौंक कर कहा। उसके पिन पर 4 तरफ हाईलाइट किए गए थे। उसके सामने खड़ा यह आदमी एक सच्चा बड़ा आदमी है। उसकी शक्ति एक ही जादू से इस शहर को आसानी से नष्ट कर सकती है। बढ़िया है। कम से कम कुछ ऐसा ही लक्ष्य रखो। गिल्ड मास्टर ने लॉरेंट को देखकर मुस्कुराया। लॉरेंट को पता था कि वहां एक शुरुआती जादूगर, सच्चा जादूगर, उच्च जादूगर, आर्क जादूगर और अंत में ग्रैंड जादूगर था। उनकी शक्तियां उनसे पहले वालों की तुलना में बहुत अधिक हैं और वे बहुत आसानी से अत्याचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक महान जादूगर पूरे राज्य को नष्ट कर सकता था। वे असली ताकतवर थे जो राज्यों पर शासन करते थे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लॉरेंट ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। एक महाजादूगर से प्रेरित होकर लॉरेंट ने और भी मजबूत बनने का निश्चय किया। न केवल एक नौकरानी हरम बनाने के लिए, बल्कि कुलीनों में से एक बनने के लिए। यह अच्छी बात है। मैं अब आपका और समय नहीं लूंगा। चूंकि बहुत देर हो चुकी है, आप लाइब्रेरी से अपनी मनचाही किताबें ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप उन्हें वापस कर दें। गिल्ड मास्टर ने संतोष में सिर हिलाया। लॉरेंट निश्चित रूप से भविष्य में एक ग्रैंड मैच बन जाएगा जब तक कि वह मर नहीं जाता। यही कारण है कि वह उसके प्रति दयालु और सम्मानजनक था। अन्यथा, वह उसकी घटिया ताकत के कारण उसकी ओर देखता भी नहीं। धन्यवाद। फिर हम विदा लेंगे। लॉरेंट ने विदा लेने से पहले थोड़ा सा सिर झुकाया। एलेशिया पीछे से उसके पीछे आ गई। यदि आपको अपनी नौकरानी पर भरोसा नहीं है, तो हम आपको खून का अनुबंध दे सकते हैं। गिल्ड मास्टर ने कहा, जब वे कार्यालय छोड़ने वाले थे। लॉरेंट ने मुड़कर एलेशिया की कमर खींची। नहीं, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे उस पर भरोसा है। लॉरेंट दरवाजे के पास खड़ा होकर एलेशिया की कमर को गले लगा रहा था। गिल्ड मास्टर लॉरेंट की हरकतों से हैरान रह गया और जोर से हंसने लगा। आहा। निश्चित रूप से, आप जैसे युवाओं को अपने बेहतरीन जीवन का आनंद लेना चाहिए। गिल्ड मास्टर के चेहरे पर खुशी थी। उसे लॉरेंट की हरकतें मजेदार लगीं। अच्छे से। लॉरेंट चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच, एलेशिया लाल हो गई थी। वह शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाई। युवा मास्टर, वह क्या था? एलेशिया ने एक प्यारी सी शिकायत की। लॉरेंट ने अचानक उसे खुले में गले लगा लिया। क्या? तुम्हें यह पसंद नहीं है? लॉरेंट ने उसकी ओर आंखें झपकाईं। उसने पहले विरोध नहीं किया था। युवा मास्टर, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे पास अभी भी खंजर हैं। एलेशिया ने धमकी दी। उसने अपनी स्कर्ट खींची और लॉरेंट को उसके नीचे छिपा खंजर दिखाया। मैं मजाक कर रहा हूँ। हालांकि एलेशिया पहले की तुलना में काफी शांत व्यवहार कर रही थी, लेकिन लॉरेंट अभी भी घबराहट में पसीना बहा रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि वह वास्तव में ऐसा करेगी या नहीं। एलेशिया ने जवाब में नाक भौं सिकोड़ी। वह नाखुश थी। मुझे लाइब्रेरी से एक किताब लेने दो और फिर हम सराय में वापस आ सकते हैं।
लॉरेंड ने उसे सूचित किया। वे दूसरी मंजिल के मेजेनाइन से सीढ़ियों से नीचे उतरे। लेखक का नोट: मेजेनाइन, एक खुली मंजिल, बालकनी के समान, लेकिन इमारत के अंदर। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 55, महान दानव एजेल ब्लडहॉर्न। लॉरेंड खुली लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। गिल्ड का एक कर्मचारी बगल में खड़ा था, और उसने लॉरेंड के जादूगर गिल्डपिन पर नजर डाली और फिर नजरें फेर लीं। गिल्ड ने उसे यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा था कि सिर्फ गिल्ड के सदस्य ही लाइब्रेरी में प्रवेश करें। एलेशिया सिर्फ बगल में ही इंतजार कर सकती थी क्योंकि वह सदस्य नहीं थी। लॉरेंड ने अलमारियों को खंगाला। उसे द बेसिक्स ऑफ स्पेलकास्टिंग नामक एक किताब मिली। इसे एक उच्च जादूगर ने लिखा था। लॉरेंड ने इसे देखा और पाया कि इसमें स्पेलकास्टिंग के बारे में विस्तृत जानकारी थी। वह खुली लाइब्रेरी से बाहर आया और इसे अपने साथ ले आया। अपनी जिज्ञासा में, लॉरेंड ने गिल्ड स्टाफ से वर्दी मांगी। उन्होंने उसे एक नीला लबादा दिया जो उनके पहनावे से मिलता जुलता था। लॉरेंड और एलेशिया ने फिर गिल्ड छोड़ दिया। जल्द ही, वे सराय में वापस आ गए। आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बहुत समय बिताया था। लॉरेंड ने बिस्तर के फ्रेम पर अपनी पीठ टिकाई और पढ़ने के लिए किताब खोली। जादूटोना की मूल बातें। जब कोई व्यक्ति जादू करता है, तो वह एक निश्चित मात्रा में मान का उपयोग करता है। यदि वह मान अपर्याप्त है, तो मंत्र सफल नहीं होगा। मूलतः, यह पुस्तक का सार था। हालांकि इसमें कुछ जटिल विषयों को भी समझाया गया था, लेकिन यहाँ मुद्दा यह नहीं था। लॉरेंड ने किताब बंद की और आह भरी। जब उसने पहले अपने वायलेट लाइटनिंग मैना को शुद्ध किया था, तो इससे उनकी मात्रा बहुत कम हो गई थी। शायद यही कारण है कि वह अब कोई जादू नहीं कर सकता। शॉक आर्क मंत्र को एक बार फिर से डालने से पहले उसे पहले अपना मैना बढ़ाना होगा। लॉरेंड ने कमरे में चारों ओर देखा और पाया कि एलेशिया पहले से ही सो रही थी। उसने बिस्तर के किनारे लालटेन बुझा दी और सो गया। कल उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। अगली सुबह, एलेशिया उठी और लॉरेंड को जगाया। सुबह हो गई। लॉरेंड ने अपनी आंखें खोलीं। वह बिस्तर से उठा और अपनी आंखें मलते हुए एलेशिया को देखा। सुप्रभात, युवा मास्टर। एलेशिया लॉरेंड को देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग आपको भी। लॉरेंड ने अपनी बाहें फैलाते हुए जवाब दिया। बाहर जाने से पहले उसने जल्दी से नए कपड़े पहन लिए। जब वे बाहर निकले तो आसमान अभी भी काफी अंधेरा था क्योंकि सूरज अभी क्षितिज से उग ही रहा था। वे पोर्ट डिस्ट्रिक्ट और समुद्र तटीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। बहुत खूब। लॉरेंड ने पहली बार समुद्र को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि, उसे अपनी यादों से कुछ ऐसा ही याद आ रहा था। समुद्र बहुत विशाल था और क्षितिज तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि साफ नीले पानी में मछलियां भी तैर रही थीं। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। यह बंदरगाह 14 पर था। वहाँ एक छोटी सी भीड़ शिपमेंट के आने का इंतजार कर रही थी। वे व्यापारी थे जो जहाज से आने वाले सामान के लिए बोली लगाने वाले थे। देखो, जहाज आ रहा है। एक लंबा आदमी चिल्लाया और समुद्र में दूर तक इशारा किया। एक बड़ा लकड़ी का जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। बड़े सफेद पालों ने इसे नग्न मानव आंखों के लिए विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया था। रुको, वह झंडा क्या है? किसी ने देखा कि जहाज पर लहराता झंडा वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यह लाल झंडा था जिस पर सींग वाले राक्षस का चेहरा था। अचानक जहाज से एक बड़े युद्ध भूम्पू की तेज आवाज सुनाई दी। यह इतनी जोरदार थी कि शहर के सबसे दूर के कोने तक भी सुनी जा सकती थी। राक्षस? कोई नहीं जानता कि सबसे पहले किसने चिल्लाया,
लेकिन जैसे ही सभी ने चिल्लाना सुना, वे सभी पीछे देखे बिना भाग गए। बेशक, इसमें लॉरेंट और एलेशिया भी शामिल थे। राक्षस काले रंग के मानव जैसे होते हैं। वे बर्बर होते हैं, जो गांवों पर हमला करते हैं और लूटपाट करते हैं। उनके सींग भी होते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। एक मिथक प्रचलित है कि राक्षस दूसरी दुनिया से आते हैं। हालांकि, आज तक कोई भी इस मिथक को साबित नहीं कर सका है। युवा स्वामी, मैं आपको उठा कर ले चलूंगा। एलेशिया ने लॉरेंट को आवाज लगाई, जो उसके बगल में ही दौड़ रहा था। जहाज पहले ही बंदरगाह पर डॉक करना शुरू कर चुका था, और कई राक्षस नीचे कूद रहे थे। मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, एलेशिया। लॉरेंट किसी लड़की द्वारा गोद में लिया जाना नहीं चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो उसे लड़की द्वारा गोद में लिए जाने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। ठीक है। तो फिर मेरे पीछे आइए, युवा मास्टर। एलेशिया ने अपना सिर हिलाया। वह दाईं ओर मुड़ी और लॉरेंट उसके पीछे चला गया। बंदरगाह पर, एक सफेद चमड़ी वाली राक्षसी जहाज से नीचे उतर रही थी। वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। उसके सिर से एक सीधा लाल सींग निकला हुआ था, और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। उसके लाल बाल समुद्री हवा में बह रहे थे, और उसकी त्वचा इस लोकप्रिय धारणा का खंडन कर रही थी कि राक्षस केवल काली चमड़ी वाले होते हैं। स्काउट्स, रिपोर्ट। राक्षसी चिल्लाई। यह इतनी जोर से थी कि लॉरेंट भी अपनी जगह से उसे सुन सकता था। एक काली छाया बंदरगाह से निकलकर उसके सामने रुकी। यह एक लबादे के अंदर छिपा हुआ राक्षस था। महान एजेल ब्लडहॉर्न, मुझे एक प्रतिभाशाली इंसान मिल गया है। राक्षस ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। प्रतिभाशाली? उन तुच्छ बदमाशों ने एक प्रतिभाशाली को जन्म दिया। जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज में शुद्ध तिरस्कार झलकता था। हाँ, उस मनुष्य की मन शुद्धता सामान्य से कहीं अधिक है। राक्षस ने घबराकर उत्तर दिया। उसके मन में अपने सामने खड़े राक्षस के प्रति जन्मजात भय था। आखिरकार, वह एक राक्षस थी जिसकी रक्त शुद्धता उससे कहीं अधिक थी। दिलचस्प। सभी को उस मानव को पकड़ने के लिए ले चलो। एजिल ने अपने चारों ओर राक्षसों को आज्ञा दी। वे सभी स्काउट राक्षस का पीछा करते हुए शहर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे दूर जा रहे थे, कई आकृतियां उनकी ओर उड़ती हुई आईं। एक आदमी था जिसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी। उसके पीछे 3 और लोग थे। वे सभी उच्चस्तरीय तलवारबाज थे। उनके समूह के ठीक बगल में जादूगर संघ के शाखा गिल्ड मास्टर रॉन गार्ने थे। उनके पीछे 3 अन्य लोग भी थे। वे सभी जादूगर थे, और उनके पास लंबी लंबी छड़ियां थीं। छी! मानव शक्तियां! एजिल ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। उसने नहीं सोचा था कि उनके पास इतने सारे शक्तिशाली पावरहाउस होंगे। ऐसा लगता है कि इस शहर में इंसानों से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। वह एक महान दानव। देखने के लिए ऐसा दुर्लभ दृश्य। जो बोला वह रॉन गार्ने था। वे हवा में मंडराते हुए राक्षसों को देख रहे थे। राक्षसों ने पहले ही अपना आक्रमण रोक दिया था क्योंकि उन्होंने सावधानी से मनुष्यों को हवा में उड़ते हुए देखा था। एक आर्क मैच और एक हिल स्वॉर्ड। यह एक मजेदार लड़ाई होगी। एजिल खुशी से हंस पड़ी। उनकी लड़ाई की प्रत्याशा में उसका खून खौलने लगा। मातृवन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 56। एजिल ने लॉरेंट को ढूंढा। दानव, हम तुम पर हमला करें इससे पहले तुम वापस चले जाओ। आगे चल रहे तलवारबाज ने एजिल से बात की। उसका नाम रीगेन जोएन था। लेखक का नोट, उच्चारण, रीगेन जोएन। वह तलवार गिल्ड का शाखा गिल्ड मास्टर है। उसकी ताकत रॉन गार्ने के समान है, जो एक आर्क मैच है। अपनी तलवार का एक वार,
और वह एक पहाड़ी को गिरा सकता है। हाँ, मैं तुम इंसानों से क्यों डरूंगा? एजिल ने व्यंग्य किया। वह एक घमंडी कुलीन दानव थी। यहाँ तक कि एक पहाड़ी तलवार या एक महापुरुष भी उसे डरा नहीं सकता था। हिल्सवॉर्ड ताकत के मामले में आर्क मैज के बराबर है। उदाहरण के लिए, बिगिनर मैच अप्रेंटिस स्वॉर्ड, ट्रू मैच ट्रू स्वॉर्ड, हाई मैच आर्मी स्वॉर्ड, इत्यादि। तो तुम राक्षस फिर से युद्ध कर रहे हो? रीगन ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाते हुए पूछा। जहाज को अगवा करने और राज्य के एक प्रमुख बंदरगाह पर हमला करने की इस कार्रवाई को पहले से ही युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। फिर से, तुम मुझे हंसाते हो। तुम इंसानों ने हमें कभी नहीं हराया। एजिल ने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि वे 1000 साल पहले मनुष्यों के खिलाफ अपने युद्ध से पीछे हट गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हार गए थे। अभिमानी राक्षसों के रूप में, वे कभी भी ऐसी बात स्वीकार नहीं करेंगे। लगता है, हमारे हाथ में मुसीबत है, रॉन ने बड़बड़ाते हुए कहा। चूंकि एक महान दानव ताकत में आर्क मैजेस और हिल्सवॉर्ड्स के बराबर है, इसलिए उनके लिए आसपास के इलाकों को होने वाले नुकसान को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। उनकी लड़ाई निश्चित रूप से इस शहर को तबाह कर देगी। शहर को सुरक्षित करें। रीगन ने तलवारबाजों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। वे सेना के तलवारबाज थे और इस लड़ाई में उनकी कोई मदद नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें शहर के नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। उनका पीछा करो। पूरे शहर में रक्षात्मक जादुई घेरा बनाना शुरू करो। रॉन ने भी अपने पीछे आने वाले उच्च जादूगरों को आदेश दिया। शहर में वापस उड़ने से पहले उन्होंने अपना सिर हिलाया। जहाज के चालक दल को क्या हुआ? रॉन इस जहाज को पहचान सकता था। यह मर्चेंट गिल्ड का अंतर महाद्वीपीय जहाज था। राक्षसों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फुफुफु, बेशक, वे मर चुके हैं। वे मछलियों के लिए अच्छा भोजन थे। एजिल उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा। उन्होंने इस जहाज को हाईजैक कर लिया और अंदर मौजूद सभी क्रू को मार डाला। छी, हमारे पास आपसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने मानव जीवन ले लिया है। भले ही रॉन शहर के इतने करीब एक महान दानव के खिलाफ लड़ने के विचार के खिलाफ था, लेकिन वे अपने संबंधित संघों के नियमों से बंधे हैं। मानव बलों के हिस्से के रूप में, वे न्याय वापस करने के लिए बाध्य हैं, जब एक अन्य जाति अन्यायपूर्ण तरीके से किसी मानव को मार देती है। यही मेरा इरादा है। एजिल मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसके चारों ओर बहुत शक्ति घूम रही थी। इससे तेज हवाएं चलने लगी और बंदरगाह पर रखे बक्से दूर धकेल दिए गए। रॉन, अपना जादू चलाओ। मैं उसे व्यस्त रखूंगा। रीगन ने रॉन को आदेश दिया। उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली और हवा में खड़ी हो गई। मुझे आदेश देना बंद करो। मुझे पता है कि क्या करना है, रॉन ने नाराज होकर जवाब दिया। वह बादलों में बहुत ऊपर उड़ गया और अपनी लंबी छड़ी को घुमाते हुए मंत्र पढ़ने लगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जादू नहीं करने दूंगा, एजिल ने जोर से चिल्लाया। उसने अपनी उंगली रॉन की ओर इशारा की और लाल बिजली की एक चमक दिखाई दी जिसने रॉन को मारा। लेकिन रॉन तैयार था। उसने तुरंत बर्फ की एक दीवार बना दी जिसने उसके हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। रीगन, तुम क्या कर रहे हो? रॉन हताशा में चिल्लाया। उसे व्यस्त रखना उसका काम था। शांत उल्लू की बढ़ती हुई मार। रीगन ने रॉन की चीख को अनदेखा किया और एजेल के चेहरे पर उड़ गया। उसने अपनी तलवार उस पर घुमाई और इससे एक ऐसा वार हुआ जो हवा में लहरा गया। आप शायद भूल गए हैं कि हम राक्षस जन्मजात इंस्टाक कास्टर होते हैं, एजिल ने उपहास किया और उसने अपना हाथ अपने सामने ऊपर उठाया। उसने एक अर्धपारदर्शी अवरोध खड़ा किया जो तलवार के वार के साथ ही टूट गया।
विस्फोट से शक्तिशाली मैना का एक बादल बना जो हवा में उछल गया। वह कितनी शक्तिशाली है। एजेल को रीगन के हमले को आसानी से रोकते देख रॉन की सांस फूल गई। यह उनका पहली बार नोबल डेमन से मुकाबला था। उन्होंने पहले सिर्फ उनके चित्र ही देखे थे, इसलिए वे उनके खिलाफ उतने तैयार नहीं थे। अभी से डर गए। मैं अभी तो शुरुआत कर रहा हूं। एजेल मुस्कुराई, यह देखकर कि रॉन और रीगन उसके पराक्रम से हैरान थे। महान एजेल, मुझे प्रतिभाशाली इंसान मिल गया। पहले से मौजूद स्काउट दानव एजेल की ओर चिल्लाया, जो हवा में तैर रहा था। स्काउट दानव के सामने लॉरेंड और एलेशिया थे। रॉन और रीगन अपना सिर जमीन की ओर झुकाने से खुद को रोक नहीं सके। ला लॉरेंड, वह यहाँ क्या कर रहा है? रॉन को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। लॉरेंड इस युद्ध के मैदान में था और वह आसानी से अपनी जान गंवा सकता था। वह एक प्रतिभा थी जिसे जादूगर गिल्ड तैयार करेगा। तुम उस बच्चे को जानते हो? रीगन जिज्ञासावश पूछ ही नहीं सका, क्योंकि वह लॉरेंड को पहचान नहीं सका था। हाँ, वह एक कुलीन सदस्य है, जिसे मैं जादूगर संघ द्वारा तैयार करना चाहता हूँ। हमें उसकी रक्षा करनी होगी। रॉन ने जल्दी से रीगन को समझाया। हो, तो आप इस बच्चे को तैयार करना चाहते थे। हालांकि, मैं उसे चाहता हूँ। रॉन की बातें सुनकर एजेल हंस पड़ी। ओह शत! लॉरेंड ने आकाश की ओर देखा और उन राक्षसों की ओर देखा जो धीरे धीरे उसे घेर रहे थे। वह और एलेशिया यहाँ फंस गए थे। उनके लिए बचकर निकलना मुश्किल होगा। पहले, वे छिपकर भागने की योजना बना रहे थे क्योंकि खुले में भागना बहुत स्पष्ट होगा। अंत में, उनकी योजना उल्टी पड़ गई। हम तुम्हें उसे नहीं लेने देंगे। रीगन ने अपना शरीर हिलाया और लॉरेंड के ठीक ऊपर तैरने लगा। रॉन ने उसका पीछा किया और वह भी लॉरेंड के ऊपर तैरने लगा। मुझे लगता है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एजेल ने आह भरी। उसकी बातें सुनकर रॉन और रीगन ने राहत की सांस ली। वे उसे डराने में सफल रहे, लेकिन अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने के लिए, उनकी उम्मीदों के विपरीत, एजेल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बाहें हवा में फैला दी और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। यह शक्ति क्या है? रॉन और रीगन उस शक्ति से कांप उठे जो उनके चारों ओर जमा हो रही थी। यह शक्ति ग्रैंड मैच की लगभग आधी थी। लॉरेंड के साथ भागो। मैं उसे रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। रॉन ने रीगन की तरफ देखा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। अगर वे उसे नहीं रोकते, तो वह उस शक्ति से उन दोनों को आसानी से मार सकती थी। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 57, एक महाजादूगर और एक महान दानव की शक्ति। मैं ही क्यों भाग रहा हूँ? मैं उस महान दानव से लड़ना चाहता हूँ, रीगन ने खुद से कहा। एजेल की शक्ति देखकर ही उसका खून खौल उठा। जब से वह हिल्सवॉर्ड बना है, उसे अपनी शक्ति का 100% उपयोग करने का इतना मौका नहीं मिला था, और यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक हो सकता था। लॉरेंड और एलेशिया की पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी और वे अपने चारों ओर मौजूद राक्षसों को ध्यान से देख रहे थे। बच्चे, चलो चलें। रीगन हवा से नीचे उतरा और लॉरेंड की बांह पकड़ ली। फिर वह हवा में उड़ गया। रुको, एलेशिया। लॉरेंड घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि उसे ही ले जाया जाएगा। वह इतनी आसानी से एलेशिया को नहीं छोड़ेगा। क्या वह नौकरानी तुम्हारे लिए खास है? परेशान मत हो। दुनिया में और भी नौकरानियां हैं। रीगन ने देखा कि जब वह लॉरेंड को एलेशिया से लेकर गया तो वह घबरा गया। इसलिए, उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह मेरी प्रेमिका है, लॉरेंड ने गुस्से से रीगन को चिल्लाकर कहा।
सराय में वापस आकर उसने एलेशिया से जो शब्द कहे थे, वे महज मनगढ़ंत बातें नहीं थीं। यह सच था, और यह उसके दिल के अंदर से आया था। क्या? रीगन को झटका लगा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने अभी अभी इस युवक को अपनी नौकरानी को अपना प्रेमिका कहते हुए सुना था। दुनिया कहाँ पहुंच गई है? यह सही है कि ऐसे युवा मालिक हैं जो अपनी नौकरानियों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपनी नौकरानी को अपनी प्रेमिका कहने का साहस करते नहीं सुना। जो कुछ भी रीगन ने सोचना छोड़ दिया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास की शक्ति धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है कि मंत्र काम करने वाले हैं। वह वापस नीचे गया और एलेशिया पर झपट्टा मारा। उसने उन दोनों को उनकी बाहों से पकड़ लिया और उड़ गया। धन्यवाद, युवा मास्टर। एलेशिया की आंखें लॉरेंट को देखते हुए प्यार से चमक रही थीं। अब उसे लगा कि लॉरेंट का प्रेमी होना इतना बुरा नहीं है। उसकी राय में, सिर्फ यह तथ्य कि वह उसे पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था, जबकि उनका रिश्ता अभी भी जवान था, एक अच्छा संकेत था। युवा मालिक के रूप में मेरे लिए नौकरानी के बिना रहना कठिन होगा। हालांकि लॉरेंट के शब्द पूरी तरह से सच नहीं थे क्योंकि वह तकनीकी रूप से अपनी यादों के साथ खुद ही जी सकता था, फिर भी उसके इरादे स्पष्ट थे। वह चाहे जो भी हो, एलेशिया को छोड़ने वाला नहीं था। हे सच? एलेशिया ने लॉरेंट की बातों पर हल्के से ठहाका लगाया। वह उसके इरादे समझ गई। कीमती होने का एहसास वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी उसे आदत डालनी थी। इस बीच, रीगन का चेहरा नाखुश था क्योंकि वह उन्हें शहर में ले जा रहा था। जब वे अपना प्यार भरा माहौल बना रहे थे, तो वह खुद को तीसरे पहिए की तरह महसूस कर रहा था। बंदरगाह पर वापस आकर एजेल ने देखा कि रीगन लॉरेंट को अपनी बाहों में लेकर उड़ रहा है। उसने आह भरी, यह जानते हुए कि उसके लिए लॉरेंट को पकड़ना मुश्किल होगा। एक महान जादूगर। एजेल ने अचानक उत्तर पश्चिम की ओर देखा। उसे लगा कि कोई शक्तिशाली प्राणी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। छी, मैं इस कमीने को अपने सामने ही मार डालूंगा। एजेल की आंखें चमकीली लाल हो गईं। चूंकि वह पहले से ही अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए उसे अपने सामने इस आर्कमैज को मार डालना चाहिए था। रॉन का चेहरा सिकुड़ा हुआ था और उसने अपनी छड़ी एजेल की ओर तान दी थी। मंत्र पढ़ते समय उसका मुंह तेजी से हिल रहा था। तुम बहुत धीमे हो। एजेल मुस्कुराई। उसने अपनी उंगली रॉन की ओर उठाई। आसमान तुरंत काला हो गया, और बादलों से एक कोड़े जैसी रक्तलाल बिजली रॉन की ओर चमकी। रॉन को पता था कि अगर वह पीछे हटता रहा तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसने अपनी जीभ काट ली और उसका खून हवा में उड़ गया। बंदरगाह पर तटरेखा पीछे हट गई क्योंकि एक विशाल सुनामी उनकी ओर आ रही थी। सुनामी ने अपना आकार बदल लिया और समुद्र से अलग हो गई। यह एक संकुचित तीर में बदल गया जो एजेल की ओर बढ़ गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि यह अप्राकृतिक लग रहा था। एजेल ने देखा कि पानी का तीर उसकी ओर आ रहा है, और वह निराश हो गई। मनुष्य कितने शक्तिशाली हैं। वह एक महापुरुष को भी नहीं मार सकती। एक राक्षस के रूप में यह उसके लिए बहुत अपमानजनक था। एजेल ने अपनी बांह घुमाई और रॉन के हमले की ओर अपनी उंगली उठाई। खूनी लाल बिजली ने दिशा बदली और पानी पर गिरी, जिससे पलक झपकते ही पानी वाष्पित हो गया। और पानी के तेजी से वाष्पित होने का क्या मतलब है? भाप का विस्फोट। बूम! एक बहुत बड़ा भाप विस्फोट हुआ जिससे पूरा बंदरगाह हिल गया। इससे एक ऐसी शॉकवेव पैदा हुई जो कई किलोमीटर तक चली। रॉन का शरीर हवा में एक रगडॉल की तरह उछल गया क्योंकि वह रक्षात्मक जादू करने में असमर्थ था। रीगन शहर में प्रवेश ही कर रहा था कि विस्फोट हुआ। शुक्र है कि जैसे ही शहर में शॉकवेव आने ही वाला था, पूरे शहर को कवर करने के लिए एक शहरव्यापी रक्षात्मक अवरोध दिखाई दिया।
इसने शहर को संभावित अपूरणीय क्षति से बचाया। यह पागलपन है। रीगन ने बैरियर के बाहर देखा। पूरा इलाका तबाह हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंदरगाह इलाका ही समतल हो गया हो। अब कोई इमारत खड़ी नहीं थी और धीरे धीरे घना कोहरा सब कुछ ढक रहा था। तो यह है, एक महाजादूगर की शक्ति? लॉरेंड ने विस्मय में बड़बड़ाया। उनका शॉक आर्क मंत्र कहीं भी उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि उन्होंने दिखाया था। यह 100वां भी नहीं था। उसने सोचा कि वह पहले से ही बिजली से जमीन को पिघलाने में सक्षम है। उसकी शक्ति शीर्ष से बहुत दूर थी। लॉरेंड यह भी नहीं समझ पाया कि एक ग्रैंड मैच कितना शक्तिशाली हो सकता है। विस्फोट से बहुत दूर, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था। वह बंदरगाह क्षेत्र को देखते हुए अपनी ठोड़ी को सहला रहा था। इतने लंबे समय के बाद एक महान दानव को बंधक बनाना बुरा नहीं होगा। रहस्यमय बूढ़ा आदमी अचानक गायब होने से पहले कुछ सोचते हुए बुदबुदाया। यहीं रुको, बच्चे। मैं रॉन को ढूंढने जा रहा हूं। रीगन ने बंदरगाह पर जाने से पहले लॉरेंड को इसकी सूचना दी। दृश्यता शून्य थी क्योंकि भाप अभी हवा में नहीं उठी थी। लॉरेंड ने अपना सिर हिलाया और रीगन को भाप विस्फोट के कारण उत्पन्न घने कोहरे में गायब होते देखा। रियोन, रियोन, क्या तुम ठीक हो? रीगन बार बार चिल्लाया। हाय हा! रॉन ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। रीगन आवाज के स्रोत की ओर उड़ गया और उसने जो देखा उससे वह चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि रॉन की त्वचा पिघल गई है, क्योंकि उसके शरीर पर जगह जगह जलन हो रही थी। उसकी 1 दर्जन हड्डियां भी टूटी हुई थीं। यह भी एक चमत्कार ही था कि वह अभी भी जीवित था। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 58, परिणाम और लॉरेंड का नया लक्ष्य। रीगन ने सावधानी से रॉन को उठाया। अब उसके चेहरे पर ब्रांच गिल्ड मास्टर की छवि का कोई निशान नहीं था। वह सिर्फ एक त्रासदी का अकेला जीवित व्यक्ति था। टी दानव। रॉन ने बड़ी मुश्किल से रीगन को चेतावनी दी। इससे पहले, जब वह भाप के विस्फोट से हवा में उछला था, तो उसने यह नहीं देखा कि नोबल डेमन ने खुद का बचाव किया या नहीं। जब रॉन ने उसे याद दिलाया तो रीगन स्थिर रहा। उसने क्षेत्र को ध्यान से देखा और अपनी तलवारबाजी के कौशल का इस्तेमाल करके छोटी से छोटी हरकत का पता लगाया। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि उनके आसपास कुछ भी नहीं चल रहा है, तो वह धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उस क्षेत्र से बाहर चला गया। जब वे घने कोहरे से बाहर निकले, तो रीगन वापस लौट आया। कोहरा पहले ही गायब हो चुका था क्योंकि तटीय हवा उसे उड़ाकर वायुमंडल में ले जा रही थी। एक दिन, ये भारी मात्रा में जल वाष्प धरती पर गिरेगी। निश्चित रूप से विनाशकारी वर्षा होगी। संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो गई होगी या मर गई होगी। रीगन ने रॉन से कहा। रॉन के इस समय जीवित रहने का एकमात्र कारण उसके द्वारा वर्षों तक जादू का अभ्यास करने से उसके शरीर में आई हुई वृद्धि है। रॉन ने मुश्किल से अपना सिर बंदरगाह क्षेत्र की ओर घुमाया और अपनी आंखों में भय के साथ देखा। इतना शक्तिशाली दानव अंडरसिल साम्राज्य के व्यापारिक केंद्रों में से एक पर हमला करने आया है। यह बड़ी खबर होगी जो निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में हलचल पैदा करेगी। रीगन वापस मुड़ा और शहर में दाखिल हुआ। रक्षात्मक जादुई घेरे की बाधा पर उसके लिए एक छोटा सा रास्ता खुल गया। लॉरेंड पर वापस जाएं। लॉरेंड ने देखा कि घना कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया। जल्द ही, लॉरेंड की सुविधाजनक जगह से उसके बाद की स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बंदरगाह पर खड़े जहाज नष्ट हो गए। कौन जानता है कि कितने लोगों की जान चली गई। बंदरगाह अब समतल भूमि पर था। चारों ओर राक्षसों और कुछ मनुष्यों के शव बिखरे हुए देखे जा सकते थे। मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। लॉरेंड ने गहराई से सोचा।
अब जब शांति भंग हो गई है, तो उसका जीवन उससे कहीं अधिक जटिल हो गया होगा जितना उसने सोचा था। युवा मास्टर, क्या आप जानते हैं कि वह राक्षसी महिला आपको क्यों चाहती थी? एलेशिया ने जिज्ञासा से उससे पूछा। अब वह वास्तव में उत्सुक थी कि इतना शक्तिशाली दानव लॉरेंट के पीछे क्यों पड़ा है। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि लॉरेंट और एलेशिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसे नोबल डेमन कहा जाता था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उस दूसरे राक्षस ने जो चिल्लाकर उससे कहा, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह मेरी प्रतिभा के कारण है। यही कारण है कि गिल्ड मास्टर चाहता था कि मैं गिल्ड का एक कुलीन सदस्य बनूं। लॉरेंट ने उसे उत्तर देते हुए बताया कि पहले क्या हुआ था। मैं समझ गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, युवा मास्टर? जिस शिपमेंट का आप इंतजार कर रहे थे वह अब नष्ट हो चुका है। एलेशिया ने समझ में आने पर अपना सिर हिलाया और फिर लॉरेंट से पूछा कि अब उसे सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है। मैं प्रशिक्षण लूंगा। अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने पहली बार अपने शॉक आर्क मंत्र का प्रयोग किया था, तो मैं कितना भोला था जो यह सोचता था कि मैं शक्तिशाली हूं। लॉरेंट ने गंभीरता से उसका जवाब दिया। उसने नष्ट हो चुके बंदरगाह क्षेत्र को दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से देखा। वह राक्षसी महिला निश्चित रूप से मरी नहीं है। लॉरेंट को उस समय के लिए तैयार रहना था जब वह उसे ढूंढने के लिए वापस आएगी। उसका एक लक्ष्य नौकरानी हरम बनाना भी है। बिना ताकत के, वह उन लड़कियों की रक्षा नहीं कर पाएगा, जिनसे वह भविष्य में प्रेम करेगा। अभी हाल ही में, उसने एलेशिया को लगभग खो दिया था। लॉरेंट खुद को रोक नहीं सका और एलेशिया की ओर मुड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। आह! युवा मास्टर! एलेशिया को आश्चर्य हुआ कि लॉरेंट ने अचानक उसे गले लगा लिया। लॉरेंट के लिए, वह उसके दिल में एक खास जगह रखती थी। अगर वह उसे खो देता, तो उसका दिल जरूर टूट जाता, और उसे एला को यह समझाना मुश्किल हो जाता कि उसकी प्यारी बड़ी बहन के साथ क्या हुआ। एलेशिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ प्रशिक्षण लो। जब हम उस स्थिति में फंसे थे तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मेरी ताकत इतनी भी नहीं थी कि मैं उनके सामने मोमबत्ती भी जला सकूं। लॉरेंट ने अपना आलिंगन और कड़ा कर लिया। जीवनमरण की स्थिति में शक्तिहीन होना कितना निराशाजनक क्षण था। बेशक, युवा मास्टर। चूंकि आपने ऐसा कहा है, हम एक साथ मजबूत बनेंगे। एलेशिया ने धीरे से जवाब दिया। यह कहना झूठ होगा कि उसे ऐसा नहीं लगा। उसे उसकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उस समय, वह भी यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है। यहाँ तक कि छिपकर भागने की उसकी योजना भी उनके खिलाफ ही हो गई। धन्यवाद, एलेशिया। लॉरेंट ने उसे छोड़ दिया। अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, युवा मास्टर। हमारे पास समय है। हम निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगे। खुद को बचाने के लिए पर्याप्त है। एलेशिया ने लॉरेंट को आश्वस्त किया। उनके जीवन का चरमोत्कर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यह तो बस प्रस्तावना थी। हाँ। अब चलो सराय में वापस चलते हैं। मुझे एलन की चिंता हो रही है। लॉरेंट ने सिर हिलाया। उसने एलेशिया से आग्रह किया और वे दोनों सराय में लौट आए। चूंकि उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल सकी क्योंकि लगभग सभी लोग शहर से जल्दी बाहर निकलने के लिए उसी पर सवार थे, इसलिए वे केवल सराय की ओर पैदल ही जा सके। काफी दूर चलने के बाद वे सराय में पहुंचे। सभी लोग लौट रहे थे, तभी खबर फैल रही थी कि राक्षस मर चुके हैं। वे अपने कमरे में घुसे और देखा कि एलन एक बड़ा सा आदमी है। वह आधी पकी हुई सड़ी हुई सब्जियों के ऊपर बैठा हुआ था। लॉरेंट अवाक रह गया। हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने सराय के कर्मचारियों से स्लाइम को बची हुई या सड़ी हुई सब्जियां खिलाने के लिए कहा। अब जब वह एक बहुत बड़े एलन को देख रहा था,
तो उसे लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। एलन, लॉरेंट ने उसे बुलाया। अब वह कम से कम एक बड़ी प्लेट जितनी बड़ी हो गई थी। एलन ने अपना पतला शरीर लॉरेंट की ओर घुमाया और उसकी ओर उछला। कुछ उछलने के बाद वह रुक गया और लॉरेंट के पैरों तक रेंगते हुए उसके पैरों को छूने लगा। अच्छा स्लाइम। लॉरेंट नीचे बैठ गया और एलन को उसके ऊपर रगड़ने लगा। जवाब में एलन का शरीर एक गुर्राती हुई बिल्ली की तरह कंपन करने लगा। युवा मास्टर, अगर एलन बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा? अलेशिया ने चिंता में पड़कर उससे पूछा। इस डर से तो वह उनकी गाड़ी जितना बड़ा हो जाएगा। हम उसे केवल उसी समय मुक्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि उसके विकास की एक सीमा होगी। लॉरेंट को यह सोचकर बहुत दुख हुआ। एक स्लाइम को पालतू जानवर की तरह पालना मजेदार था। अगर उन्हें उसे छोड़ना पड़ा तो उसे एलन की बहुत याद आएगी। मातृवन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 59, प्रशिक्षण की तैयारी। लॉरेंट ने एलन को अपनी बाहों में उठा लिया और खड़ा हो गया। ठीक है, चलो महान जीरो वन में चलते हैं। लॉरेंट ने वानहान मैदानों के आसपास के खतरनाक जंगलों में से एक में प्रवेश करने का फैसला किया था। जंगल में साहसी दलों के प्रवेश की कहानियां थीं, लेकिन उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। लॉरेंट की राय में यह एक बेहतरीन प्रशिक्षण मैदान होना चाहिए। आपकी चीजों का क्या हुआ, युवा मास्टर? एलेशिया ने चिंता में पूछा। अगर वे महान जीरो वन में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए अपनी चीजें साथ ले जाना मुश्किल होगा। हम उन्हें संग्रहित करने के लिए एक छोटा गोदाम खरीदेंगे। लॉरेंट ने जवाब दिया। चूंकि शहर के पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में कई गोदाम हैं, इसलिए वहां छोटे गोदाम भी होने चाहिए जो अपेक्षाकृत सस्ते हों। मैं समझता हूं। एलेशिया ने अपना सिर हिलाया और वे दोनों साथ साथ सराय से बाहर निकल गए। एलेशिया ने वह गाड़ी चलाई जो सराय ने उनके लिए खड़ी की थी। लॉरेंट और एलेशिया जल्द ही मर्चेंट गिल्ड के सामने पहुंच गए और वे उसमें घुस गए। अंदर के लोग पहले से ही सामान्य हो चुके थे। उन्हें अब किसी भी खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार, राक्षस पहले ही चले गए थे। काका कबन। लॉरेंट ने रिसेप्शनिस्ट डेस्क के पीछे खड़े सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति का अभिवादन किया। ओह, लॉरेंट, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मैंने सुना है कि पोर्ट 14 के आसपास बहुत बड़ी आपदा आई थी। इसके आसपास की कई इमारतें नष्ट हो गईं। चाचा कबन लॉरेंट को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले ही किसी को यह पूछने के लिए भेजा था कि क्या कोई लाल बालों वाला किशोर मरा है। शुक्र है कि लॉरेंट उनके सामने सुरक्षित और स्वस्थ खड़ा था। हाँ, यह डरावना था। लॉरेंट ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उस राक्षसी महिला और गिल्ड मास्टर की शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय है। इसे याद करके ही बहुत विस्मयकारी महसूस होता है। अच्छा हुआ कि तुम हताहत नहीं हुए। तुम्हारे पिता गुस्से में मुझे टुकड़े टुकड़े कर देते। चाचा कबन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए लॉरेंट के साथ मजाक किया। हाँ हाँ हाँ। लॉरेंट ने ठहाका लगाया। उसके पिता इतने हिंसक नहीं थे, लेकिन वह सोच सकता था कि वह किसी पर अपना गुस्सा निकालेंगे। वैसे, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। अगर उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो वे मेरे पास नहीं आएंगे। अंकल कबन ने उत्सुकता से उससे पूछा। वह लॉरेंट के पिता से बहुत परिचित था, और वह कल्पना कर सकता था कि लॉरेंट अपने पिता की तरह ही व्यवहार करेगा। आखिरकार, जैसा पिता वैसा बेटा। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई छोटा गोदाम है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं कुछ समय के लिए वहाँ कुछ सामान रखना चाहता हूँ। लॉरेंट ने उसे बताया। मैं तुम्हें एक मुफ्त दूंगा।
बस अपने बूढ़े आदमी को याद दिलाना कि वह मेरे पास आकर मेरे साथ एक ड्रिंक ले। चाचा कबन ने लॉरेंट को आंख मारी। जरूर। लॉरेंट तुरंत सहमत हो गया। पैसे बचाने का यह एक दुर्लभ मौका था, और वह इसे जाने नहीं देगा। हाँ हाँ, यह है पता और चाबी। चाचा कबन ने हंसते हुए लॉरेंट को एक चाबी और कागज का एक टुकड़ा दिया। धन्यवाद। मैं आपका संदेश अपने पिता तक पहुंचा दूंगा। लॉरेंट ने विदाई देने से पहले उन्हें धन्यवाद दिया। सुरक्षित रहो, बच्चे। अपने पिता की तरह मत बनो, जिन्हें बहुत पछतावा है। चाचा कबन ने भी लॉरेंट को विदाई दी। लॉरेंट ने अंकल कबन के शब्दों का आखिरी हिस्सा सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने पीछे देखा लेकिन सिर्फ अपना सिर हिला दिया। अंकल कबन शायद उसे वैसे भी यह नहीं समझाएंगे। लॉरेंट ने गाड़ी को साइड में पार्क किया, इससे पहले कि एलेशिया उसे आगे ले जाती, और वे कागज पर लिखे पते पर पहुंच गए। यह छोटा गोदाम पोर्ट 14 से बहुत दूर स्थित था, इसलिए यहाँ मूल रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। ओह, यह गोदाम बुरा नहीं है। लॉरेंट प्रभावित हुआ। यह गोदाम पुराना नहीं है। अगर उसने इसे खरीदा है, तो यह महंगा होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एलेशिया। लॉरेंट ने एलेशिया से कहा। धन्यवाद, युवा मास्टर। एलेशिया ने एक मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लॉरेंट ने गोदाम में उनके साथ लाए गए सामान को उतारने में उनकी मदद की। जल्द ही उनका काम पूरा हो गया। ठीक है, हमारा काम पूरा हो गया। कपड़े और भोजन जैसी कुछ आवश्यक चीजों को छोड़कर, लॉरेंट ने मूलतः अधिकांश सामान उनकी गाड़ी के अंदर गिरा दिया था, जैसे कि वे सामान जो उन्होंने डाकुओं से लूटा था। अगली बार हमें जादूगर संघ के पास से गुजरना होगा। मुझे उनसे जादू के बारे में कुछ किताबें उधार लेनी होंगी। लॉरेंट ने एलेशिया से कहा। जादूगरों का संघ ही एकमात्र स्थान है, जिसके बारे में लॉरेंट सोच सकता है, कि वहां ऐसे संसाधन हैं, जो उसे तेजी से प्रशिक्षण देने में मदद कर सकते हैं। युवा मास्टर, क्या आप सोचते हैं, कि मैं और अधिक शक्तिशाली हो सकता हूं? एलेशिया ने लॉरेंट से पूछने से खुद को नहीं रोका। इससे उसे चिंता होने लगी। वह पेशे से हत्यारा था, और हत्यारे तब तक ताकतवर नहीं बनते जब तक वे तलवार चलाना या जादू का इस्तेमाल करना नहीं सीख लेते। क्या आप जादू आजमाना चाहते हैं? लॉरेंट ने उससे पूछा। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह मजबूत हो सकती थी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंधकार तत्व मेरे अनुकूल होगा या नहीं। एलेशिया ने लॉरेंट को उत्तर दिया। डार्कनेस तत्व उन कई तत्वों में से एक है, जो मैना रूप ले सकता है। शीर्ष स्तरीय हत्यारे अपने कौशल को पूरक बनाने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। अगर हम कोशिश भी करें तो हमें पता नहीं चलेगा। लॉरेंट उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ। एलेशिया ने अपना सिर हिलाया। फिर वह गाड़ी को जादूगरों के समूह की ओर ले गई। जब वे वहां पहुंचे तो जादूगरों का समूह बहुत व्यस्त था। लबादे पहने जादूगर इधर-उधर भाग रहे थे। लॉरेंट और एलेशिया हैरान रह गए। हर कोई बहुत गंभीर दिख रहा था और जो कुछ भी उन्हें परेशान कर रहा था उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या आप शायद लॉरेंट हैं? एक जादूगर ने अचानक लॉरेंट से पूछा। हाँ, क्यों? लॉरेंट ने आश्चर्य से पूछा। वह नहीं जानता कि वह जादूगर कौन था। गिल्ड मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जादूगर ने जवाब दिया। फिर वह लॉरेंट और एलेशिया को गिल्ड मास्टर के दफ्तर ले गया। जब वे अंदर गए, तो लॉरेंट ने एक बिस्तर देखा जो पहले वहां नहीं था। गिल्ड मास्टर उस पर लेटा हुआ था। हरे रंग का लबादा पहने एक खूबसूरत सुडौल महिला उसके बगल में बैठी थी। जब महिला ने उन्हें अंदर आते देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। तुम हो? उसने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मुझे यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि गिल्ड मास्टर मुझे ढूंढ रहा था, लॉरेंट ने उत्तर दिया। ओह,
क्या आपकी छोटी बहन ठीक है? महिला ने अचानक पूछा जब उसने एलेशिया को कमरे में प्रवेश करते देखा। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान लटकी हुई थी। हन, एलेशिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जिस तरह से वह उसे देख रही थी, उसमें कुछ ऐसा था जो जाना पहचाना था। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाए। अध्याय 60, मरहम लगाने वाले से फिर मुलाकात। ओह, ठीक है। आपने मुझे इस रूप में पहले कभी नहीं देखा है। महिला हल्के से हंसी। आप उन्हें जानते हैं? रॉन, जो बिस्तर पर आराम कर रहा था, ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा। हाँ। उस लड़की ने मुझसे अपनी छोटी बहन को ठीक करने के लिए कहा था। महिला ने एलेशिया की ओर इशारा किया। आप कौन हैं? एलेशिया ने हकलाते हुए पूछा। आह! आखिरकार खड़े हो पाना कितना अच्छा है। लॉरेंट और एलेशिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रियोन, जो गंभीर रूप से घायल माना जा रहा था, अचानक खड़ा हो गया और अपनी बाहें फैला दीं। आश्चर्यचकित मत होइए। आखिरकार, मेरे बगल में बैठी यह महिला लांशिया प्रांत की सबसे अच्छी चिकित्सक है। रॉन ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठी महिला का परिचय कराया। उसे खुशी थी कि उसे लंबे समय तक अक्षम नहीं रहना पड़ा। यह सही है। मैं हीलर नताशा हूँ, या यूं कहें कि मैं नताशा जर्सिस हूँ, एक आर्क मैज हीलर। महिला ने गर्व से अपना परिचय दिया और आश्चर्य से एलेशिया की ओर देखा। तुम वह बूढ़ी औरत हो। एलेशिया की आंखें चौंक कर बाहर निकल आईं। वह किसी भी कोण से देखने पर वैसी ही नहीं दिखती जैसी वह पहले थी। बस उसकी लंबी कदकाठी और उसकी चिकनी त्वचा अभी उस हीलर नताशा से बिल्कुल अलग है, जिसे उसने उस समय मंदिर में देखा था। अशिष्ट। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी महिला को बूढ़ी कहना अशिष्टता है। नताशा ने एलेशिया के शब्दों पर अप्रसन्नता से भौहें सिकोड़ लीं। मुझे खेद है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। एलेशिया ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। हालांकि, यह उसके लिए अभी भी अविश्वसनीय था। युवा लड़की, जादू सर्वशक्तिमान है। देखो। नताशा ने एलेशिया को उपदेश दिया। फिर अचानक उसके शरीर का रूप बदल गया। उसकी चिकनी त्वचा झुर्रीदार हो गई, उसके बाल सफेद हो गए, उसकी लंबाई कम हो गई, और उसका सुडौल शरीर गायब हो गया। छी, जब मैं यहाँ हूँ तो अपना पुराना रूप बदलना बंद करो। यह बहुत डरावना है। रॉन ने अप्रसन्नता से शिकायत की। हाँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे शरीर पर अपना उपचार उलट दूं? नताशा ने अपना सिर रॉन की ओर घुमाया और उसे इतनी घूर कर देखा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं नहीं। रॉन ने घबराकर जवाब दिया। नताशा एक मजबूत उपचारक है। वह अपनी उपचार क्षमताओं को इस हद तक स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती है कि वह उन्हें उलट भी सकती है। अगर ठीक होना अच्छा लगता है, तो उल्टा ठीक होना बहुत दर्दनाक लगता है। वह इसे मजाक के तौर पर आजमाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो फिर चुप हो जाओ। नताशा ने उससे उग्रता से कहा। फिर बोलने से पहले उसने अपना सिर एलेशिया की ओर घुमाया। देखना। ऐसा कहते ही उसका शरीर फिर से जवान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ उन्होंने पहले देखा था वह उनकी कल्पना मात्र थी। यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। लॉरेंट ने उसे हैरानी से देखते हुए बड़बड़ाया। उसे एक बार फिर याद आ गया कि जादू कितना शक्तिशाली है। बेटा, यह तो बस हिमशैल का सिरा है। एक बार जब तुम देखोगे कि हमारे महाद्वीप का सबसे बड़ा चिकित्सक कितना सक्षम है, तो तुम और अधिक आश्चर्यचकित हो जाओगे। नताशा ने लॉरेंट को देखकर मुस्कुराया। वह अपनी शक्तियों को इतना मजबूत नहीं मानती क्योंकि वहां ऐसे लोग हैं, जिन्हें वह केवल देख सकती है। उसे इतनी जल्दी यह क्यों बताया?
क्या आप उसे जादू सीखने से हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं? रॉन ने बीच में ही बात काट दी। उसने उसे भौंहे से कोड़कर देखा। अचानक शीर्ष पर रखे जाने से किसी को आसानी से लग सकता है कि वह अपर्याप्त है। इस प्रकार, वे अपनी सारी प्रेरणा खो देते हैं। नहीं, गिल्ड मास्टर। उसके शब्दों ने मुझे जादू सीखने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया। लॉरेंड ने नताशा की जगह उत्तर दिया। अच्छा लड़का, मुझे तुम पसंद हो। लॉरेंड की बातें सुनकर नताशा खुशी से मुस्कुराई। उसका इरादा था कि लॉरेंड जादू सीखने के लिए और अधिक प्रेरित हो। हा, तारीफ के लिए धन्यवाद। लॉरेंड शर्मिंदगी से हंसने लगा और अपने गाल खुजाने लगा। युवा मास्टर। लॉरेंड की बातें सुनकर एलेशिया अपनी भौंहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने अपना सिर नताशा के भरपूर स्तन की ओर घुमाया और फिर अपने स्तन की ओर। उसे लगा कि उसमें कुछ कमी है। ओह माय! चिंता मत करो, युवा लड़की, मैं तुम्हारे यंग मास्टर को तुमसे नहीं छीनूंगा। नताशा ने अपनी तेज आंखों से एलेशिया की आंखों की हरकतों को नोटिस किया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। एलेशिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। नताशा ने बस उसके मन की बात पढ़ ली। उसने अपना मुंह खोला और बंद किया, लेकिन वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाई। वैसे, वह कीचड़ तुम्हारी बाहों में क्या कर रही है? रॉन खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका। लॉरेंड बहुत देर से अपनी बाहों में एक स्लाइम पकड़े हुए था। वह मेरा पालतू स्लाइम है। वह बहुत प्यारा है। लॉरेंड ने उत्तर दिया। उसने एलन को थपथपाया ताकि उसे पता चले कि वह वास्तव में उसका पालतू जानवर है। एक पालतू जानवर। प्रतिभाएं निश्चित रूप से विलक्षण होती हैं। रॉन ने असमंजस में कहा। वह अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी जानता था जिनके शौक विलक्षण थे, और अब लॉरेंड भी उस सूची में है। हन। लॉरेंड ने बार बार अपनी आंखें झपकाईं। क्या रॉन ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि वह अजीब था? उसे नहीं पता था कि यह जानने के बाद उसे कैसा महसूस होगा। भूल जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, क्योंकि मैं तुम्हें राजधानी भेजना चाहता हूँ। लॉरेंड को अपने निर्णय के बारे में बताने से पहले रॉन ने अपना सिर हिलाया। क्या? लॉरेंड ने चौंककर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अभी ग्रेट निजिरो फॉरेस्ट जाने की तैयारी कर रहा था, और अब गिल्ड मास्टर कह रहा है कि उसे राजधानी जाना चाहिए। वह वहां क्या करने वाला था? मुझे डर है कि आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। आपकी सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे यकीन है कि वह राक्षस आपको लेने के लिए वापस आएगा। रॉन ने अपना सिर हिलाया। वह लॉरेंड की आंखों से देख सकता था कि वह इस विचार के खिलाफ था। राक्षस नहीं मरा। लॉरेंड हैरान था। वह विस्फोट इतना जोरदार था। वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो गई होगी, और वे उसे आसानी से पकड़ सकते थे। दुख की बात है कि उसका शव अभी तक नहीं मिला है। इस बात की पूरी संभावना है कि वह पहले ही भाग चुकी है। रॉन ने लॉरेंड को समझाया। हो सकता है कि कुछ ही घंटे बीते हों, लेकिन उसके लिए भागने के लिए इतना समय काफी था, भले ही वह बुरी तरह घायल हो गई हो। तो मैं राजधानी जा रहा हूं ताकि वहां के विशेषज्ञों द्वारा मेरी सुरक्षा की जा सके। लॉरेंड ने उसके शब्दों से अनुमान लगाया। सही। रॉन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन पहले, मुझे लानिका सिटी वापस जाना होगा। मुझे एक सौदा पूरा करना है। लॉरेंड ने अपने शब्दों के अंत में एलेशिया की ओर देखने से पहले रॉन से कहा और उसे मुस्कुरा दिया। यह कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक उच्च जादूगर भेजूंगा। वह तुम्हें राजधानी शहर तक ले जाएगा। रॉन ने कहा, वह इस व्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं है। मात्र वन में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। वन से विज्ञापन हटाएं।